नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। कल जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है एचएसएससी जेबीटी का। तो आप सभी को एग्ज़ाम की बेहद शुभकामनाएं। स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हम कामना करते हैं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि आपने बहुत टाइम से जो है इस एग्ज़ाम की मेहनत की हुई है। तो आप बिना टेंशन के, बिना किसी जो है टेंशन के एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएं और अपना एग्ज़ाम बिल्कुल रिलैक्स होके दें। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होएगा, ये हम कामना करते हैं। आइए हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट सेशन के ऊपर। आज हम यहाँ पे हरियाणा का जो है हरियाणा जीके का 14 पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 13 पार्ट आ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने ये 14 पार्ट देखे तो डेफिनेटली हरियाणा जीके के अंदर जो है आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हरियाणा जीके एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस जेबीटी के अंदर 20 मार्क्स की जो है हरियाणा जीके आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। इस वजह से जो है हरियाणा जीके आपको पढ़नी बेहद ज़रूरी थी। आज लास्ट दिन है, कल आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर हमारे से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जो हरियाणा जीके के हैं उसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो जीके का सॉल्यूशन होगा हरियाणा जीके का, वो हम करवा देंगे। तो क्वेश्चन पेपर हमारे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस हमारे ईमेल आईडी पर भेज देना। जो लिंक जो ईमेल आईडी है हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, दोबारा से लिख देते हैं। @gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पे जो है हमारे साथ जेबीटी का क्वेश्चन पेपर जरूर आप शेयर कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत कर लेते हैं और आज यहाँ पे जो है इस वीडियो सीरीज का समापन कर देते हैं। और जो नई सीरीज आएगी हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आपको बहुत जल्द आपसे जो है शेयर की जाएगी। बहुत जल्द उसकी जो वीडियो की शुरुआत है वो यहाँ पे की जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, इनमें से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कौन बढ़ाता है। तो वायुमंडल के अंदर इनमें से कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है। वनों की कटाई, लकड़ियों का जलना या फिर ऑटोमोबाइल। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। तो वनों की कटाई, लकड़ियों का जलना या फिर ऑटोमोबाइल। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड, या फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, वनों की कटाई, लकड़ियों का जलाना और ऑटोमोबाइल यानी कि जो हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, इससे भी प्रदूषण निकलता है। हमारे साइलेंसर से जो हमारा पेट्रोल जलता है उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो इन तीनों ऑप्शन से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार ने किस शासक को उत्साहित किया जिन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांव एवं रोहतक के मुगल फौजदार मसूवी खान पर हमला करने के लिए भेजा था। तो ये आप सभी जानते हैं, जो पानीपत का युद्ध था उसमें जो है मराठे हार गए थे, और इस युद्ध के बाद जो है किसने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांव एवं रोहतक के मुगल फौजदार मसूवी खान था, मतलब उस समय जो गुड़गांव और रोहतक पे जो स्थापित था फौजदार मुगल सेना का, जिसका नाम होता था मुसावी खान, इस पर हमला करने के लिए भेजा था। तो किसने भेजा था? सूरजमल ने भेजा था, रणजीत सिंह ने भेजा था, नाहर सिंह ने भेजा था, या फिर सूरजपाल ने भेजा था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरजमल ने जो है इन्होंने अपने पुत्र को भेजा था जिसका नाम जवाहर सिंह था, गुड़गांव और रोहतक के मुगल फौजदार होते थे मुसावी खान, इस पर हमला के लिए भेजा था। आइए बात कर लेते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध की। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था जनवरी 1761 में। ठीक है, ये किस किस के बीच में होता आप सभी जानते हैं, मराठा और अब्दाली के बीच में होता, और अब्दाली इस युद्ध को जो है वो जीत गया था।
अब बात कर लेते हैं सूरजमल की। तो सूरजमल के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है राजा हुआ करते थे। तो महाराज सूरजमल कहाँ के ये राजा हुआ करते थे? तो भरतपुर के ये जाट राजा हुआ करते थे। भरतपुर के ये जाट राजा होते थे। थोड़ी थोड़ी बेसिक सी जानकारी हम इनके बारे में जो है लेते हुए चलेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1707 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था बदन सिंह। इनके पिता होते थे बदन सिंह, जो कि एक छोटे जमींदार होते थे। उसके बाद जो है इन्होंने 1733 में खेमकरण सोगरिया की फतेहगढ़ी पर हमला करके जीत हासिल करी थी। तो ये भी आप याद रखना, 1733 में 1733 में इन्होंने खेमकरण सोगरिया खेमकरण सोगरिया खेमकरण सोगरिया पर जो है खेमकरण सोगरिया की फतेहगढ़ी पर हमला किया था। फतेहगढ़ी, इस पर हमला करके जो है जीत हासिल की थी। ठीक है, तो ये भरतपुर के थे। और भरतपुर कहाँ पे है? तो भरतपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है। उसके बाद बात करें तो इन्होंने 1743 में भरतपुर नगर की जो है नींव रखी थी। तो ये भी आप याद रखना। भरतपुर की नींव कब रखी थी? 1743 में। किसने रखी थी? सूरजमल ने रखी थी। उसके बाद इन्होंने लोहागढ़ का निर्माण करवाया था। ये भी आप याद रखना, लोहागढ़ पूछा जा सकता है। तो लोहागढ़ का जो निर्माण है ये कब और किसने करवाया था? तो लोहेगढ़ का निर्माण 19 फरवरी 1733 को किसने करवाया था? तो सूरजमल ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इनका बलिदान दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 25 दिसंबर को शौर्य दिवस। तो 25 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में जो है इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। और इनको एक इम्पोर्टेंट नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का पलेटो। तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है हरियाणा जीके के अंदर। कभी आपको लगे कि ये भरतपुर के थे, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं इनका? क्योंकि आप ये समझिएगा, जीके जीएस का कोई अंत नहीं है। जीके जीएस एक समुंदर है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नोट जो है रिगार्डिंग आप हरियाणा जीके के लिए भी आप याद रखिएगा। आप जो है अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे होंगे या एसएससी की तैयारी करोगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो बेसिक सी जानकारी बताइए, ऐसा नहीं है कुछ मैंने इनके बारे में डिटेल से आपको बताया है। तो ये जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए। बता दिया मैंने। इनकी मृत्यु जो है 25 दिसंबर 1763 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु भी आप लिख लेना लास्ट पॉइंट में। मृत्यु कब हुई थी? 25 दिसंबर 1763। ठीक है। और इनके जो मृत्यु दिवस को है, इनके बलिदान दिवस को जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नंदीग्राम, गुड़गांव, नांगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से कोई भी नहीं है जो नारनौल का नाम होता था। तो हरियाणा के नारनौल शहर का प्राचीन नाम नर राष्ट्र था। तो नारनौल का प्राचीन नाम क्या होता था? तो ये नर राष्ट्र होता था। महाभारत काल में हस्तिनापुर से चंबल मार्ग पर स्थित नर राष्ट्र पर पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने विजय प्राप्त की थी। ये आप याद रखना, सहदेव ने इस पर विजय प्राप्त की थी।
तो पांडवों के सबसे छोटे भाई थे सहदेव, इन्होंने जो है इस पर विजय प्राप्त की थी। नारनौल शहर के बारे में एक दो पॉइंट्स और आप याद रख लेना। नारनौल शहर की स्थापना किसने की थी? तो नारनौल शहर की स्थापना जो है तोमर वंश के अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने इनकी स्थापना की थी। नारनौल में शेरशाह सूरी का जन्म भी हुआ था। शेरशाह सूरी को आप सभी जानते होंगे। हुमायूं को हराकर भारत से बाहर खदेड़ने में जो अहम भूमिका थी वो शेरशाह सूरी ने ही किया था। शेरशाह सूरी ने जो है, शेरशाह सूरी का बहुत कम समय का जो है शासन रहा था, लेकिन बहुत कम समय के शासनकाल में भी इन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े जो है काम किए थे। तो शेरशाह सूरी का जन्म भी जो है नारनौल शहर में हुआ था। और उसके बाद शेरशाह सूरी ने नारनौल में अपने दादा इब्राहिम खान के सूरी के स्मारक में एक स्मारक बनवाया था। तो ये याद रखना, मैं यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि इतनी जगह नहीं है, मैं बोल देता हूँ। शेरशाह सूरी ने नारनौल में अपने दादा, तो इनके दादा का नाम क्या होता था? इब्राहिम खान सूरी होता था। इसके लिए एक स्मारक बनवाया था। नारनौल में जल महल भी है, तो ये याद रखना, जल महल। और तो जल महल और शाह कुली खान का मकबरा भी यहाँ पे अवस्थित है। और नारनौल में एक अलंकृत हवेली भी है, छत्ता हवेली छत्ता राय बाल मुकुंद दास का छत्ता, ये भी आप रख लेना। ठीक है, इतनी जानकारी आपको नारनौल शहर के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन का आयुष फैसिलिटीज लागू की है? तो हर्बल, होम्योपैथी, आयुष या फिर पुष्प। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आयुष इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन का जो है आयुष फैसिलिटीज लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में कहा गया है, किस जिले में स्थापित ऑक्सीवैन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीवैन रखने की जो है घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा सिरसा, पंचकुला, हिसार या फिर यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट हो जाएगा पंचकुला, यानी कि पंचकुला जिले में जो है स्थापित ऑक्सीवैन का नाम जो है पंडित जसराज ऑक्सीवैन रखने की घोषणा की गई है। पंचकुला का गठन कब हुआ था, मतलब डिस्ट्रिक्ट कब बना था पंचकुला? तो ये बना था 15 अगस्त 1995 को। तो 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी स्थानीय परंपरा के मुताबिक, ये भी आप याद रखना। उसके बाद हम बात करें सिरसा की। तो सिरसा की जो है स्थापना कब हुई थी? तो सिरसा जिले की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1975। 1 सितंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थानीय परंपरा के मुताबिक जो है सारस नाम के राजा होते थे। तो सारस नाम के राजा ने 7वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। सिरसा की बात कर रहा हूं मैं।
वैसे हरियाणा गठन की बात करें तो इसका जो गठन है 1 सितंबर 1975 का हुआ था। प्रीवियस की बात करें तो बहुत पुरानी प्राचीन समय की, तो सारस नाम के राजा ने जो है 7वीं शताब्दी में जो है इसकी स्थापना की थी, सिरसा जिले की। उसके बाद यमुनानगर का गठन कब हुआ था, तो यमुनानगर ये रहा, यमुनानगर का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 को इसका जो है गठन हुआ था। इससे पहले यह है जिला, मतलब यमुनानगर को, यमुनानगर से पहले किस नाम से पुकारा जाता था, अब्दुल्लापुर। तो अब्दुल्लापुर से जो है इसको जाना जाता था। हिसार की स्थापना कब हुई, तो जब 1 नवंबर 1966 बना, तब 7 जिले थे, उसके अंदर जो है हिसार भी शामिल था। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया किस शहर में सबसे पहले हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना की गई। तो किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में जो है पहले हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना की गई, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम या फिर करनाल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो पंचकुला जिले के अंदर जो है पहले हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना की गई है। पंचकुला की हम बात कर चुके हैं, कब हुआ, 15 अगस्त 1995 को जो है इसका गठन किया गया है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में कहा गया हरियाणा में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था। तो किसने जीता था, अनुपम उपाध्याय, आकर्षि कश्यप, देवलीना बनर्जी या फिर कीर्ति रानी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुपम उपाध्याय के द्वारा जो है हरियाणा बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपम उपाध्याय ने राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया जगाधरी शहर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जगाधरी शहर जो कि यमुनानगर के अंदर पड़ता है, ये भी आप याद रखना। तो ये जगाधरी शहर कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। और यमुनानगर की हम बात कर चुके हैं, 1 नवंबर 1989 का गठन हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1989 बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जगाधरी शहर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पीतल एवं तांबा उद्योग, पशु रोग निदान संस्थान, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान या फिर रेलवे कार्यशाला। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीतल एवं तांबा उद्योग के लिए जो है जगाधरी शहर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख नदियां जो हैं वो कौन सी हो जाएगी, तो आइए देख लेते हैं हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन सी हो जाएंगी। यमुना, घग्गर, सतलुज यमुना, गंगा सतलुज या फिर यमुना गंगा। अब गंगा तो यहाँ हरियाणा के अंदर आती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे भी गंगा दिया है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे सतलुज दिया है तो सतलुज भी हरियाणा के अंदर नहीं आती, तो ये भी कट जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमुना और घग्गर जो है हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। ऐसे जो है एलिमिनेशन जो मेथड है वो आपको आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको आंसर पता नहीं होता, लेकिन ये पता होता है कि ये आंसर, ये जो बाकी ऑप्शन है ये नहीं हो सकते। तो ये एलिमिनेशन जो मेथड है ये भी आप अच्छे से कीजिएगा, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपके हल हो जाते हैं। तो इसको यूज़ करना बीच बीच में एलिमिनेशन मेथड को, तो काफ़ी ज़्यादा जो है सहायता आपको मिलने वाली है। तो यमुना और घग्गर नदी हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी। अब यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है, यमुना नदी यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, यमुनोत्री से। उत्तराखंड यमुनोत्री, थोड़ा थोड़ा मैं लिखूंगा, बाकी मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना आप। तो उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह ग्लेशियर बंदरपूछ चोटियों के दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर स्थित है। यमुनोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है, यमुनोत्री ग्लेशियर ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6387 मीटर। तो 6387 मीटर इसकी जो है ऊंचाई हो जाएगी। यमुना नदी गंगा की नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
तो गंगा की ये सहायक सबसे सबसे जो सहायक सबसे बड़ी नदी है, ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। उसके बाद जो है यमुना नदी को कालिंदीजा, ये भी याद रखना। कालिंदीजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कालिंदीजा के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम कालीन पर्वत से पड़ा है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है, ये भी याद रखना। यमुना नदी यूपी के साथ यानी उत्तर प्रदेश के साथ, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। तो पूर्वी सीमा किसके साथ बनाती है? उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है। और जो ये नदी है, यमुना नदी है, ये कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो कालेसर राष्ट्रीय जो उद्यान है वहाँ से ये जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। और रही बात कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था कालेसर को? तो कालेसर को जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 8 दिसंबर 2003 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्षेत्रफल कितना है? 11,570। क्षेत्रफल भी याद रखना। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। घग्गर नदी के बारे में भी यहाँ पे लिखने के लिए स्थान नहीं है, बट मैं बोल देता हूँ घग्गर नदी के बारे में, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित डागशाई गाँव है। यह गाँव समुद्र तल से 1927 मीटर यानी कि 6,332 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो घग्गर नदी है, इसकी जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में डगशाई से ये जो है निकलती है। यह गांव समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 1927 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घग्गर नदी कहाँ कहाँ बहती है? पंजाब, हरियाणा जो है और राजस्थान में ये नदी बहती है। घग्गर नदी कहाँ कहाँ बहती है? घग्गर, पंजाब और हरियाणा में ये नदी बहती है। राजस्थान के जो मरुस्थल में जाके ये नदी जो है गायब हो जाती है बाद में जाके। इतनी जानकारी आपको घग्गर नदी के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने एक स्वायत्त राज्य की अवधारणा का प्रसार करने वाली एक समिति की प्रमुखता की है? उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, हरियाणा के केसरी के नाम से जो एक ही इंसान जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेकीराम शर्मा जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इनके द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया था। कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? संदेश। संदेश समाचार पत्र निकाला गया था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका होती थी। ठीक है, समाचार पत्र संदेश निकाला जाता है नेकीराम शर्मा के द्वारा। और जो ये साप्ताहिक पत्रिका होती थी यह हिंदी भाषा में लिखी होती थी। इसकी भाषा भी आप याद रखना। इस समाचार पत्र की क्या भाषा होती थी? तो हिंदी भाषा इसकी समाचार पत्र की भाषा होती थी। नेकीराम का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1887 को कैलंगा गांव में हुआ। कैलंगा गांव कहाँ पड़ता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, रोहतक, भिवानी। इन दो ऑप्शनों में से बताओ ये कैलंगा गांव कहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? तो किस अधिनियम के तहत जो है हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को एक कानून बना दिया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के जो तहत है हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा में भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य की जो है वो स्थापना की गई थी। तो भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये झज्जर के अंदर पड़ता है। भिंडावास और खप्परवास ये दोनों जो हैं पक्षी अभ्यारण्य ये झज्जर के अंदर ही पड़ते हैं। तो भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, झज्जर जिले के अंदर पड़ता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 3 जून 2009। 3 जून 2009 को भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, 1074 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हरियाणा की बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये हो चुकी है, हरियाणा की बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, करनाल में हरियाणा बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो मंजीरा नृत्य, लूर नृत्य, उमरू नृत्य या फिर तीज नृत्य। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का डी। तो तीज नृत्य जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, तीज नृत्य जो है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया हरियाणा के लोगों द्वारा मुख्यतः पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता किस नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा के लोगों के द्वारा जो मुख्यतः पहना जाता है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता, उसको किस नाम से जाना जाता है। कुर्ता, कमीज, कामरी या फिर अंगरखा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंगरखी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है हरियाणा किडनी HIV कैंसर मरीज पेंशन योजना उपरोक्त व्याधियों से पीड़ित मरीजों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई नई योजना में मरीजों को कितने इसमें जो है प्रति महीने जो है पैसे मिलते हैं। ये जो हरियाणा किडनी के मरीज हो गए या फिर HIV के मरीज हो गए या फिर कैंसर के मरीज हो गए, इनको पर महीना कितने जो है राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। 5,000 प्रति माह पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। 2250 प्रति माह पेंशन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 10,000 प्रति माह पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2250 प्रति माह पेंशन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करना होता है। हरियाणा में जो किडनी से रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम से जो रिलेटेड इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, HIV से जो रिलेटेड व्यक्ति होते हैं या फिर कैंसर से, इन सभी को 2250 रुपये हरियाणा सरकार देती है और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। तो अर्जुनायन जो गणराज्य था इसने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योधेय के साथ जो मिलकर है कुषाणों को इन्होंने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सूची का मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे जो है स्थानीय जो है जिले या गांव दिए गए हैं। तो जींद से क्या रिलेटेड हो जाएगा, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो पहले का हो जाएगा सफ़ीदो, यानी कि जो सफ़ीदो है वो जींद के अंदर पड़ता है। उसके बाद हम बात करें रतिया की, तो रतिया कहाँ पर पड़ता है, फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। उसके बाद नूह की बात करें तो नूह कहाँ पे पड़ता है, तो नूह पड़ता है पुनामा के अंदर। तो ये डी का 4th हो जाएगा। बच गया सिरसा, तो सिरसा कालावाली जो है वो सिरसा के अंदर पड़ता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 3rd और बी का 1st। ए का 3rd यहाँ भी है, बी का 1st, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इस हिसाब से आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया महेंद्रगढ़ का पुराना नाम किसके नाम पर पड़ा। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम किसके नाम पर पड़ा, शाश्वत ऋषि तथा सीरस के पेड़ के नाम पर, राजा भवानी सिंह के नाम पर, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर, या फिर छज्जू नामक किसान के नाम पर। ये किसान लिख लेना यहाँ पे।
तो छज्जू नाम के किसान के नाम पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा राजा महेंद्र सिंह के नाम पर जो है महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा था। तो महेंद्रगढ़ का नाम पटियाला सियासत के शासक होते थे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पटियाला सियासत के शासक कौन होते थे? तो ये होते थे महाराजा नरेंद्र सिंह। तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे, इनके बेटे थे जिसका नाम था मोहिंदर सिंह। तो मोहिंदर सिंह के नाम पर जो है इसका महेंद्रगढ़ का नाम रखा था। साल 1861 में महाराजा नरेंद्र सिंह ने इस किले का नाम अपने बेटे के सम्मान में महेंद्रगढ़ रख दिया। तो ये भी आप याद रखना, 1861 में जो है नाम रखा था महेंद्रगढ़ का नाम जो है कब रखा था? 1861 में मोहिंदर सिंह के नाम पर इन्होंने अपने, इनके पिता जो थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने 1861 में नाम रखा था। इस किले के नाम के चलते पूरे शहर का नाम महेंद्रगढ़ पड़ गया और नारनौल निजामत का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ निजामत कर दिया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़। तो कानोड़ को जो है इसके पुराने नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि कानोड़िया ब्राह्मणों ने इसकी स्थापना की थी। तो कानोड़िया ब्राह्मणों ने जो है इसकी स्थापना की थी और ये यहीं बस गए थे। इसके अलावा मराठा शासक तात्या टोपे ने 17वीं शताब्दी में यहाँ पर एक किला बनाया था। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है निम्न में से किस जिले में अनंगपुर बांध स्थित है? गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। तो अनंगपुर बांध जो है ये फरीदाबाद के अंदर अवस्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फरीदाबाद। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गाँव है, वहीं पर ये बांध अवस्थित है। यह दिल्ली बड़गल सूरजपुर मार्ग पर अवस्थित है। तो ये भी याद रखना कहाँ पर अवस्थित है ये? बड़खल सूरजपुर मार्ग पर जो है ये अवस्थित है। इस बांध का निर्माण कब हुआ था? तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर ने जो है इसकी नींव रखी थी और 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने इसका निर्माण करवाया था। इस बांध का सूरजकुंड से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है और इस बांध की जो ऊंचाई है तो बांध की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 19.8 मीटर और लंबाई हो जाएगी 101.2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है नाहर सिंह मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो नाहर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे? बल्लभगढ़ से ये बिलोंग करते थे। तो नाहर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे? बल्लभगढ़ से करते थे। बल्लभगढ़ कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में हो जाएगा। जन्म कब हुआ इनका? 6 अप्रैल 1823, बल्लभगढ़ फरीदाबाद।
मृत्यु कहाँ हुई? 9 जनवरी 1858। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। तो इनके बारे में बल्लभगढ़ के जो ये सामंत होते थे नाहर सिंह, इनका जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1823 को बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जन्म हुआ और 9 जनवरी 1858 को इनको मृत्यु हुई। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी को एक बार फिर से जेबीटी एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आएँ, रिलैक्स होके जाएं, कोई भी घबराने की टेंशन नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।